Welcome student to the second session of Center of Mass. So we are continuing with Center of Mass and different applications. तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब कुछ रेगुलर फिगर्स के लिए सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं और हमें इन सब वैल्यूज को याद रखना होगा। अब ड्रॉ करते जाइए और वैल्यूज को लिखते जाइए, या तो आपको फिर इंटीग्रेशन से इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वी वांट टू अवॉइड द इंटीग्रेशन, इट इज बेटर टू रिमेंबर दीज वैल्यूज। तो चलिए सबसे पहले सेंटर ऑफ मास ऑफ सम यूनिफॉर्म सिमेट्रिक बॉडीज। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। तो आप देख रहे हैं कि सेमी सर्कुलर रिंग है, उसकी रेडियस कितनी है? रेडियस कितनी है? आर। उसके सेंटर ऑफ मास को हमने लोकेट किया है यहाँ पर। तो रिंग के सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा? 2r/π। ये आपको याद रहना चाहिए। तो 2r/π को आप नोट करते चलिए। ड्रॉ अ नीट डायग्राम, क्लियर डायग्राम। और सेमी सर्कुलर रिंग का कितना होगा? 2r/π होगा। तो उसको याद रखिए। और हम अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स में देखें तो ये 2-3 बार इस तरह की चीजें पूछी जा चुकी है। इससे पहले हम कंपोजिट मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालने को हमें कहा जाए तो सबसे पहले हमें कुछ सिमेट्रिक बॉडीज। सिमेट्रिक बॉडीज क्या होती है? रिंग होती है, डिस्क होती है, और कुछ रेगुलर शेप बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हमें याद रहना चाहिए। तो ये तो पहला पॉइंट था। अब आगे बढ़ते हैं। सेमी सर्कुलर डिस्क। अब आप देखिए, इस सेमी सर्कुलर डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो उसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है? 4r/3π। You must remember this value, 4r/3π. अगर डिस्क होगा तो कितना होगा? 4r/3π। Semi circular disc. I think you to understand the difference between ring and disc. इसको ड्रॉ कर लीजिए। ओके, तो पहला क्या था? हमारा रिंग था, और सेकंड पॉइंट हमारा था डिस्क। आगे बढ़ते हैं। You must have drawn it. अब हेमिस्फेरिकल शेल, ये सिंपल है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे? r/2, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस शेल। यहाँ पे r क्या होगा? इस शेल की रेडियस होगी। ये देखिए, ये है हमारा, दिख रहा है आपको? ओके, लेट मी टेल यू, दिस इज द सेंटर ऑफ हेमिस्फेरिकल शेल। उससे वो कितनी हाइट पर है? r/2 हाइट पर है। ड्रॉ करिए। नेक्स्ट, अब अगला रेगुलर फिगर लेते हैं। सॉलिड हेमिस्फीयर, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पर होगा? वो होगा 3r/8 डिस्टेंस पर। और r क्या है? आप लिख सकते हैं यहाँ पर, सॉलिड हेमिस्फीयर की क्या हो गई? रेडियस हो गई। r is definitely the radius of solid hemisphere. 3r/8. ओके, तो फर्क समझिए।
शेल हॉलो है अंदर से और ये सॉलिड है। नेक्स्ट सॉलिड कोन। सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके खुद के सेंटर से वो कितने डिस्टेंस पे होगा, h/4। और यहाँ लिखिए आप h इज द हाइट ऑफ कोन। दिख रहा है आपको, h इज द हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन, तो ये आपको याद रखना है कितना होगा, h/4। अगर हमें कंपोजिट बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है तो ये तो बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें रेगुलर फिगर्स का सेंटर ऑफ मास मालूम होना चाहिए। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हॉलो कोन। अब हॉलो कोन के लिए ये जो वैल्यू होगी, हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उसके खुद के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे होगा, h/3 पे। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि h इज द हाइट ऑफ कोन। और जो पिछला केस था वो सॉलिड कोन का था, अब ये जो केस है ये हॉलो कोन का है। It is hollow from inside. I think you to understand the difference between solid and hollow. तो ये सिक्स्थ केस हुआ हमारा सेंटर ऑफ मास का, छठा केस हुआ। नेक्स्ट, यस दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप देखिए कि सर्कुलर आर्क है, आपको दिख रहा होगा फिगर में, सर्कुलर आर्क है, ये इम्पोर्टेंट है। तो सर्कुलर आर्क के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है आर्क, ये देखिए ये एंगल कितना है, दिख रहा है आपको ये एंगल कितना है, 2 थीटा। दूसरी चीज, r इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस हमने सपोज करिए xc, तो xc क्या होगा, r sin थीटा अपॉन थीटा, r sin थीटा अपॉन थीटा। और यहाँ पे एक और पॉइंट आपको नोट करना है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। और xc क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास। xc को लिखिए, xc is the distance of center of mass from the center of arc, from the center of arc। और दूसरा पॉइंट आपको जो यहाँ लिखना है, आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। थीटा को किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए ये आर्क है और ये अपने सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, 60 डिग्री। और मान लीजिए इसकी रेडियस आर है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है 2 थीटा किसके इक्वल है, 60 डिग्री। थीटा निकालना है, थीटा है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, π/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थीटा आ गया आपका π/6। अब xc की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, r sin π/6 दैट इज sin π/6 अपॉन π/6, so it will be 6r अपॉन पाई। sin π/6 sin 30 होता है और sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो आपका आंसर आ गया 3r अपॉन पाई। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे दिया। हमेशा याद रखिए, द 2 थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। तो ये जो एग्जांपल लिया इसमें सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा था, 60 डिग्री। तो 2 थीटा किसके इक्वल हो गया, 60 डिग्री के इक्वल हो गया। और थीटा किसके इक्वल हो गया, 30 डिग्री। फिर 30 डिग्री को किसमें बदलो, रेडियन में। फिर फॉर्मूला यूज करो, x इक्वल टू r sin थीटा अपॉन थीटा। इम्पोर्टेंट, और मेरे ख्याल से हमें इसको रिवाइज करना चाहिए। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, 120 डिग्री होगा अगर, तो 2 थीटा 120, तो थीटा 60 डिग्री। बट यू मस्ट रिमेंबर दैट थीटा इज इन रेडियन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन।
और आर तो बहुत सिंपल है। अच्छा, दूसरी चीज, सर ये सर्कुलर आर्क का सेंटर दिख रहा है आपको, सर्कुलर आर्क का सेंटर, सेंटर ऑफ मास, इस सर्कुलर आर्क का सेंटर ऑफ मास उसके खुद के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, एक्सी डिस्टेंस पर, और ये एक्सी दिया हुआ है आपको। सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट, देखिए आर्क और प्लेट में बहुत फर्क है। ये सर्कुलर प्लेट है और ये सर्कुलर प्लेट की रेडियस कितनी है, आर। और थीटा किस में होना चाहिए, इन रेडियन। अब वैल्यू क्या आ रही है देखिए, x इक्वल टू 2r साइन थीटा अपॉन 2r साइन थीटा अपॉन थीटा 3 थीटा। तो ये बिल्कुल केयरफुल रहिए, आर्क और सर्कुलर प्लेट में दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दूसरा, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और आपको सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। और जब तक आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये बनेगा नहीं। ओके, तो 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन। तो सर्कुलर प्लेट का सेक्टर है ये, किसका सेक्टर है, सर्कुलर प्लेट का सेक्टर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए कंपोजिट मास पे एक क्वेश्चन हमें मिला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ a system as shown in the figure। देखिए, एक सॉलिड स्फीयर है, दूसरा हॉलो स्फीयर है और तीसरा डिस्क है, और ये सब सिमेट्रिक बॉडीज हैं। और इस कंपोजिट सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास बताना है। सॉलिड स्फीयर का मास m है, हॉलो स्फीयर का मास m है और डिस्क का मास भी m है। और देखिए यहाँ पे बहुत सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये देखिए, ये x1 और ये y1, इसे हम फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड मान लेते हैं और इसे थर्ड मान लेते हैं। अब सेकंड बॉडी का एक्स कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0। तो ये 0 हो गया x2 और a हो गया y2, ठीक है। अब उसके बाद तीसरी बॉडी पे आते हैं। तीसरी बॉडी के सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट है x3 a और y3 0। इसको सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। ये कंपोजिट मास हो गया। और ये आंसर दिए हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट हैव ड्रॉन सो फार, आपने इसे ड्रॉ कर लिया होगा। अब हम XC निकालते हैं, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। और जैसा मैंने आपको बताया था, ये देखिए, ये है हमारा x1 y1, x1 0 है, y1 भी 0 है, और ये है हमारा x2 y2।
x2 0 है और y2 a है, और ये रहा हमारा x3 a और y3 0। ओके, तो x1 0 है, x2 भी 0 है और x3 a है। दूसरी बात, m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 क्या है, कैपिटल M रख दीजिए, m इंटू 0। कंपोजिट बॉडी सिंपल होता है, बस अलग अलग बॉडीज के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स आपको मालूम होने चाहिए। अब ये आ गया एम ए अपॉन 3m, m को कैंसिल कर दो तो a/3 कितना आया, a/3। तो अब देखते हैं किस आंसर में a/3, दो आंसर में मिल रहा है, पहले आंसर में भी a/3 मिल रहा है और तीसरे में भी मिल रहा है a/3, तो दूसरा और चौथा तो नहीं हो सकते। तो अब हमें y निकालना पड़ेगा। व्हाट इज y1, 0, y2 a और y3 0। अब yc विल बी m1y प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, m into 0, m into a, m into 0, m plus m. So you will get ma upon 3m। अब आप m को कैंसिल कर दो तो ये भी आ गया a/3। कितना आ गया, a/3 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट, कौन सा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो कंपोजिट मासेस के केस में बिल्कुल मत घबराइए, और ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 0, सेकंड का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0 है, दैट इज x2 y2। तीसरे का भी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट दिया गया है a, 0, दैट इज x3 y3। तो ये आपने आंसर निकाल लिया। तो हमारा आंसर हो गया a/3, a/3। अब ये भी सिंपल क्वेश्चन है। द सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, ये आपके एग्जाम में आ चुका है, इज टेकन एज द ओरिजिन। ठीक है, तो यहाँ सेंटर ऑफ मास हमें क्या दिया हुआ है, ओरिजिन दिया हुआ है। और हम अच्छे से जानते हैं कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, 0, 0। m1 दिया है 1 ग्राम, m2 दिया है 2 ग्राम, m3 दिया है 3 ग्राम। The position vector of fourth particle of mass 4g, 4 gram, such that the center of mass of 4 particle system lies at the point। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये कहा गया कि 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन है। उसके बाद the position vector of fourth particle of mass 4g such that the center of mass of 4 particle system lies at the point 1 2 3 is alpha comma 1 comma I plus 2j plus 3k, where alpha is constant, the value of alpha is। ठीक है, तो यहाँ 3 पार्टिकल्स, अब ये आई जे के है, तो आई जे के में हमें एक्स
एक थ्री डायमेंशनल स्पेस में किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x कॉमा y कॉमा z कॉमा। तो सबसे पहले 1 ग्राम 2 ग्राम और 3 ग्राम की बात करेंगे। देखिए M2 2 ग्राम और M3 3 ग्राम। 1 into x1 plus 2 into x2 plus 3 into x3 अपॉन 1 plus 2 plus 3। तो पहला इक्वेशन बन गया x1 plus x2। ओ सॉरी, पहला इक्वेशन बनेगा, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है। इसी तरह दूसरा इक्वेशन भी बन जाएगा। इसी तरह जेड कोऑर्डिनेट का इक्वेशन भी बन जाएगा। अब चौथा पार्टिकल ऐड हो गया है जिसका मास है कितना 4 ग्राम। देखिए दिख रहा है। और उसका पोजीशन वेक्टर भी दिया हुआ है। तो थोड़ा अब हम इसको देख लेते हैं। तो ये होगा अल्फा आई प्लस 2 अल्फा जे प्लस 3 अल्फा के। तो कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा 2 अल्फा एंड 3 अल्फा। थोड़ा करिए। तो जो चौथा पार्टिकल है, द फोर्थ पार्टिकल जिसका मास है 4 ग्राम, वो किस पॉइंट पर लाई करता है? अल्फा इंटू आई प्लस 2 जे प्लस 3 के। तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? अल्फा आई प्लस 2 अल्फा, अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 अल्फा जे प्लस 3 अल्फा के। तो वो होगा अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा। अब और इन चारों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास हमें दिया हुआ है किस पॉइंट पर है? 1 2 3 पर। 1। तो ये हो जाएगा पहले पार्टिकल का 1 इंटू x1, दूसरे पार्टिकल का 2 इंटू x2, तीसरे पार्टिकल का 3 इंटू x3, फिर चौथे पार्टिकल का तो वो हो जाएगा 1.4 इंटू x4। तो उसका मास कितना है स्टूडेंट? 4 है। वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस 4। अब देखिए x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 की वैल्यू तो हमें मालूम है कितनी है? 0। x4 ये रहा कितना, देखिए अल्फा। ये हो गया 4 अल्फा। 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 10 इक्वल टू 4 अल्फा। अल्फा इक्वल टू 10/4, 5/2। तो ये हमारा जो आंसर है वो तो हमें मिल गया। 5/2। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा आपको समझना है। पहले तीन पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या? ओरिजिन है। हमने मान लिया 1 ग्राम रखा हुआ है x1 y1 z पर, z1 पर 2 ग्राम रखा हुआ है x2 y2 z2 पर, 3 ग्राम रखा हुआ है x3 y3 z3 पर, और 4 ग्राम का पार्टिकल उन्होंने बोला कि अल्फा इंटू आई प्लस अल्फा इंटू 2 जे प्लस 3 अल्फा के पर रखा हुआ है। और जब इन चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास 1 2 3 है, इसका मतलब इन चारों पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है 1, y कोऑर्डिनेट कितना है 2, z कोऑर्डिनेट कितना है 3। जरूरत ही नहीं पड़ी y और z की, x से ही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है ये। सो द आंसर इज 5/2। लैंग्वेज फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है लैंग्वेज। एक भी गलती करी लैंग्वेज में तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी।
अब देखिए मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 प्लस m2 v2। m1 फर्स्ट पार्टिकल का मास है, v1 फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी है, m2 सेकंड पार्टिकल का मास है, v2 सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी है। सो द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। फॉर्मूला सिंपल है, लेकिन उसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम आगे चल के प्रॉब्लम्स में सीखेंगे। Scoring marks is a habit. It's a desire which comes from inside. If you will not score, definitely you will not crack the examination. If you score, you will crack the examination. So it is you to decide. तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गई। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा आपने। अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया। m1 a1, m1 पहले पार्टिकल का मास है, a1 फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन है, m2 दूसरे पार्टिकल का मास है और a2 दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन है। इसी तरह आप अगर तीन पार्टिकल हैं तो आप लिख सकते हैं m3 a3। अगर चौथा पार्टिकल भी है, फोर्थ पार्टिकल इज आल्सो देयर, सो यू कैन राइट m4 a4 and divided by m1 plus m2 plus m3 and so on. देखो इट इज सिंपल। सॉरी, वेरी सॉरी। ये बुक्स में भी दिया हुआ है, लेकिन मैं वही बात कर रहा था, भाई अप्लाई कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाएगा। देखिए हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन भी मालूम होने चाहिए। अगर वो हमें मालूम नहीं है तो हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मान लीजिए A1 और A2 आपको मालूम नहीं है, तो आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इम्पोर्टेंट केस है, आप इसे जरूर नोट करिए और हाईलाइट करा करिए नोट्स में। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन शुरू हो गया। Two particles of masses 1 kg and 0.5 kg. While reading the question, write down the value 1 kg और m2 is 1 by 2 kg. 0.5 को 1 by 2 जाएंगे। They are moving in the same direction. पहले की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे पार्टिकल की स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड on a smooth horizontal surface. Find the speed of the center of mass of system. Simple फॉर्मूला यूज करना है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि दोनों पार्टिकल्स दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, इसलिए हमने उनकी स्पीड पॉजिटिव ली है। ये हो गया 2, ये हो गया 3, 1 प्लस 1 बाय 2 3 बाय 2, तो 5 अपॉन 3 बाय 2। सो द आंसर इज 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात का ध्यान रखें, अगर एक पार्टिकल राइट में जा रहा है और दूसरा पार्टिकल लेफ्ट में जा रहा है तो हमें एक पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इशू नहीं है इसको सॉल्व करने में। हमारा आंसर आ गया 10 बाय कितना आया, 3 आया। जनरली हम मानते हैं कि ये प्लस डायरेक्शन है और ये क्या है, एक्स एक्सिस नेगेटिव है, तो ये साइन कन्वेंशन हमने यहाँ पर यूज किया। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
Two particles of masses 2 kg and 4 kg are approaching towards each other with acceleration 1 meter per second square and 2 meter per second square respectively on a smooth horizontal surface. ये 2 kg हो गया, इसका स्पीड है, एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेकंड का मास है 4 kg और इसका एक्सेलरेशन है, अप्रोच कर रहे हैं -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा देंगे m1a1 प्लस m2a2 और फॉर्मूले में a1 और a2 की वैल्यू विद साइन रखनी है, इसका ध्यान रखना है। ये हो गया 2 + 4। और नेगेटिव साइन बताता है क्योंकि हमने इसे पॉजिटिव लिया है एक्स एक्सिस और इसे हमने नेगेटिव लिया है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सो बी केयरफुल, द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल और ये सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हैं। So before applying formula, you should be very careful about the sign convention. If the system is released, then the acceleration of center of mass of the system. तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये पुली सिस्टम है, तो हमने न्यूटन्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन में बहुत किया है इसे, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये जो हमारा सिस्टम जो हमें डायग्राम में बताया गया है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डेफिनेटली जो 3m है वो m को पुल करेगा। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन a है, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, तो ये पहले डिसाइड कर लिया। अब हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। हम इसको फर्स्ट बॉडी ले लेते हैं जो पुल कर रही है और इसको सेकंड बॉडी ले लेते हैं। तो फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन a है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, मास है 3m। सेकंड बॉडी का एक्सेलरेशन है, अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, साइन स्कीम बहुत जरूरी है, प्लस है क्योंकि दोनों बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, पर एक नीचे आएगी और दूसरी ऊपर जाएगी, तो साइन अलग अलग होगा। तो m2 होगा कितना m। अब हमसे पूछा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बहुत सिंपल है भाई, m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 और हमने अब वैल्यूज को पुट कर दिया। m1 की वैल्यू पुट कर दो 3m माइनस a m इंटू प्लस a अपॉन 3m प्लस m। तो m तो कैंसिल हो गया, -2a बचा 4। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है -a/2, -a/2 नीचे की तरफ, और उसकी वैल्यू कितनी है a/2। तो अब हमें इस सिस्टम का एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो मैंने आपको एक्सेलरेशन निकालने का एक तरीका बताया था, पुलिंग फोर्स नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय
टोटल मास, याद आया? तो पुलिंग फोर्स यहाँ क्या है, 3m, m को पुल कर रहा है, तो वो हो जाएगा 3mg माइनस mg अपॉन टोटल मास 3m plus m. So it will come as 2mg upon 4. So 4m, m cancel हो गया, तो it will come as g by 2. तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? देखिए माइनस साइन का मतलब तो यही है, डायरेक्शन क्या है, g by 4. तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए g by 4. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत सिंपल है. मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे कर पाएंगे. And I have tried my level best to explain you. तो हमें सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा. माइनस से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि माइनस, हमने नीचे की डायरेक्शन माइनस है, तो हम इसको आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है, इट विल एक्ट इन विच डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि डाउनवर्ड नेगेटिव है और अपवर्ड पॉजिटिव है. बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं. They are the part of the examinations. अब एक और बात याद रखनी है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स acts on a system, then center of mass does not changes its position. तो आप लिख लीजिए, if no external force acts on a system, then center of mass does not changes. मतलब जहां पर था वो वहीं पर रहेगा. अभी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो नीट 2015 में पूछा गया था, इसे नोट करिए. 2 persons of masses 55 kg and 65 kg. तो पहले पर्सन का मास है 55 kg और दूसरे पर्सन का मास है 65 kg respectively, are at the opposite ends of the boat. बोट, एक बोट है, उसके अपोजिट एंड्स पर है. The length of boat is 3 meter. Okay, so it is like this. ये बोट हमने बना ली, एक रफ डायग्राम बना लिया. So here we have the first man and here we have the second man, and the length of boat is 3 meter. Okay, और बोट का वेट भी कितना दिया हुआ है, 100 kg बोट का मास है. The 55 kg man, इसको लिख लीजिए. The 55 kg man walks up to the 65 kg man and sits with him. तो ये यहाँ से जाएगा और इसके पास जाकर बैठ जाएगा. If the boat is in still water,
द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम शिफ्ट्स बाय। तो देखिए सिंस करते हैं इसको, एक मिनट। नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स, so center of mass COM does not changes। चेंज नहीं होगा तो उसमें शिफ्टिंग क्या होगी, जीरो होगी। तो देखिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो स्टूडेंट तभी चेंज होती है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। बोथ मैन नंबर 1 एंड मैन नंबर 2 ये तीनों मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। तो मैन नंबर 1 मैन नंबर 2 के पास जाके बैठ जाता है, तो ये इंटरनल फोर्सेस हुए, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं होगा। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली, आगे चल के एप्लीकेशन बढ़ती जाएगी, ध्यान रखिए। टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट, ओके, moves towards each other under the action of their internal attraction। इसको नोट करिए। तो अट्रैक्शन का फोर्स है पर इंटरनल है। if their speeds are v and 2v at any instant, then the speed of center of mass will be equal to। अब देखिए, तो सबसे पहली चीज, इनिशियल स्पीड of center of mass is 0 since no external force, internal है, so since no external force acts, so the speed of center of mass will not change। तो जीरो थी तो जीरो ही रहेगी। So this is our answer। भाई एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। जब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं एक्ट हो रहा है तो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी, जीरो होगी। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आपके प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है। तो जो कंसेप्ट यूज करी गई है इसके सॉल्यूशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनिशियल स्पीड क्या थी, जीरो थी, तो फाइनल स्पीड भी जीरो होगी। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है, इसलिए सेंटर ऑफ मास की स्पीड चेंज नहीं होगी। और उन्होंने पूछा था कि जब पार्टिकल की स्पीड v और 2v है तो उस समय सेंटर ऑफ मास की स्पीड क्या होगी। ऑब्वियसली वो चेंज नहीं होने वाली, पहले जीरो थी तो अभी भी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। आई एम वेरी होपफुल यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।